हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी क्लास नंबर 140 ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन का। हम लोग पॉपुलेशन इंटरेक्शन का आज लास्ट लेक्चर है कमेंसलिज्म और अमेंसलिज्म के ऊपर। देखिए, हम लोग ने म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रीडेशन और पैरासिटिज्म अपने लास्ट 4 वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। आज इस वीडियो में हम लोग कमेंसलिज्म और अमेंसलिज्म डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कमेंसलिज्म। जैसे हमने अपने सबसे पहले वीडियो में बात की थी कि कमेंसलिज्म एक ऐसा इंटरेक्शन है दो स्पीशीज के बीच में जिसमें एक स्पीशी को तो बेनिफिट होता है लेकिन दूसरे स्पीशी न्यूट्रल रहता है, मतलब ना तो उसको कोई हार्म होता है ना ही उसे किसी तरह का बेनिफिट मिलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं प्लस जीरो, प्लस एक को बेनिफिट, जीरो एक न्यूट्रल। बेसिकली कमेंसलिज्म में अपने को मेन एग्जांपल्स याद करने हैं। एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं इस टॉपिक में से। सबसे पहला एग्जांपल है सकर फिश एंड शार्क। देखो ये फोटोग्राफ देखो, इसमें आपको एक बड़ा सा शार्क दिख रहा है और उसमें बहुत छोटी छोटी 2 फिश दिख रही है जिसे हम कहते हैं सकर फिश। सकर फिश बेसिकली क्या करती है कि सकर फिश का जो फिन रहता है वो फिन को मॉडिफाई करके एक स्ट्रक्चर बना देती है जिसे हम कहते हैं होल्ड फास्ट, और उस होल्ड फास्ट के जरिए वो एक शार्क की बॉडी पर जाकर अपने आप को अटैच कर लेती है। जैसे ये शार्क है तो सकर फिश का जो फिन है, फिन समझते हैं आप किसे कहते हैं? फिन मतलब जो फिश का वो अपेंडेजेस, लिम्स कह सकते हो, जिससे वो स्विम करती है। तो वो फिन्स को मॉडिफाई करके होल्ड फास्ट बना के किसी शार्क पे आकर अटैच हो गई। अब बिकॉज शार्क एक प्रीडेटर है तो इन फिश को शार्क के साथ अटैच होने से क्या होगा फायदा कि उसको प्रोटेक्शन मिलता है और वो नए एरियाज में पहुंच जाती है जहां पर बेटर फूड सोर्सेज है। बिकॉज बिना शार्क के अटैच हुए अगर वो मूव करेगी नए एरियाज में तो हो सकता है कि वो किसी का शिकार बन जाए। तो अपने आप को बचाने के लिए वो शार्क की हेल्प लेती है, बट शार्क को इसमें कोई फायदा नहीं मिलता, इसलिए ये कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं लायनाज एंड एपीफाइट्स। देखिए लायनाज और एपीफाइट्स दो अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों ही कमेंसलिज्म के एग्जाम्पल है। मैं देख लेता हूँ एक बार मीनिंग इनका। देखो एपीफाइट वर्ड में सिखा देता हूँ आपको। एपी का मतलब क्या होता है? अबव, और फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स, यानी अबव प्लांट्स। एक ऐसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं उनको हम कहते हैं एपीफाइट्स। ये फिगर देखो आप, इस फिगर के अंदर ये एक एपीफाइट है जो दूसरे प्लांट पे कुछ इस तरह से ग्रो हो गया। ये जो स्टेम है ये किसी और प्लांट का है लेकिन इसके ऊपर एक दूसरा प्लांट ग्रो कर गया, इसको हम कहते हैं एपीफाइट। एपीफाइट के बारे में खास बात ये ध्यान रखनी है कि एपीफाइट की जो रूट्स होती है वो उसी प्लांट के ऊपर रहेगी जिसपे वो ग्रो करता है। उसकी रूट्स जो है नीचे सॉइल में नहीं होती। जबकि अगर मैं लाइनास की बात करूँ तो लाइनास की जो रूट्स है वो रूट्स हमेशा ग्राउंड में होगी, सॉइल में प्रेजेंट होती है। एपीफाइट्स की रूट उसी प्लांट के सरफेस पे होगी जिस प्लांट पे वो अटैच्ड है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये एक प्लांट के ऊपर किस तरह से ये एक लाइना ग्रो कर रहा है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन लाइनास एंड एपीफाइट्स। बट ये ऐसा करते क्यों हैं? क्यों ये दूसरे के सरफेस पे जाके ग्रो करते हैं? क्यों लाइनास इनसे सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ बढ़ती है? तो उसका जो मेन रीज़न है वो ये रीज़न है कि इन प्लांट्स को सनलाइट चाहिए जो कि नीचे ग्राउंड सरफेस पे ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो पाती, इसलिए ये दूसरे प्लांट्स पे क्लाइंब करके उनसे सपोर्ट लेकर वो ऊपर की तरफ जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को गैदर किया जा सके, ताकि फोटोसिंथेसिस किया जा सके। और कौन से ऐसे फॉरेस्ट्स हैं जिनके बेस पे सबसे कम सनलाइट पहुंचेगी? तो अपना आंसर होता है जो सबसे डेंस फॉरेस्ट्स होते हैं, यानी कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स। जैसे कि हम बात करते हैं अमेजन फॉरेस्ट्स इन ब्राज़ील। तो जितने भी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स हैं ये इतने ज़्यादा डेंस हैं कि जो बड़े बड़े ट्रीज़ हैं उन ट्रीज़ का कैनोपी इतना डेंस हो चुका होता है, वो ऊपर से ही इतना ज़्यादा डेंस है कि सनलाइट ज़्यादा नीचे सरफेस तक नहीं पहुँच पाती। इसलिए ऐसे प्लांट्स जो हैं दूसरे प्लांट से सपोर्ट लेकर अपने ऊपर की तरफ बढ़ते रहते हैं ताकि वो सनलाइट गैदर कर सके। तो ये एपीफाइट्स और लाइनास कहलाती है। सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेगी और ये नीट का भी क्वेश्चन है एग्जाम में कि आपको सबसे ज़्यादा लाइनास देखने को कहाँ मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको बता देता हूँ। एपीफाइट का जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिया है वो दिया है अबाउट एन ऑर्किड ट्री ग्रोइंग ऑन अ मैंगो ट्री। तो ये एक मैंगो ट्री है, इस मैंगो ट्री के ऊपर यहाँ पर ये एक ऑर्किड ग्रो कर रहा है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एपीफाइट। नेक्स्ट कमेंसलिज्म का एग्जांपल देखें तो ये एक वेल दिख रही होगी आपको और इस पे ग्रोथ दिख रहे होंगे आपको बार्नेकल्स की। ये जो इतने भी आपको ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं दीज ऑल आर बार्नेकल्स। बार्नेकल्स अगर आपको याद हो तो हमने कंपटीशन वाले वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट बार्नेकल्स स्कॉटलैंड के रॉकी एरियाज में। आप कंपटीशन वाला वीडियो ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उसमें आपको वो कंपटीशन वाला वीडियो मिल जाएगा, उसमें आप बार्नेकल्स की स्टडी
कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बार्निकल्स जो कि एक तरह का आर्थ्रोपोड्स है, ये बार्निकल्स वेल के ऊपर ग्रो करते हैं। इससे फायदा क्या होगा बार्निकल्स का वेल पे ग्रो करने का, कि ये जब वेल के साथ साथ में स्विम करके उन नए एरियाज में पहुंच सकते हैं जहां पर प्लैंक्टन्स प्रेजेंट है। जब वेल स्विम करेगी तो उसके साथ साथ ये भी मूव करेंगे और जितने भी प्लैंक्टन्स उनको रास्ते में मिलेंगे उन प्लैंक्टन्स के ऊपर ये फीड कर सकते हैं। बट वेल से इसको कोई फायदा नहीं होता। तो कमेंसलिज्म का ये एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग कैटल इग्रेट्स और कैटल्स का। देखिए कैटल इग्रेट्स बर्ड्स होती है बेसिकली, जो कैटल के बैक पे आपको कई बार रूरल एरियाज में जहाँ पे खेत वगैरह ज़्यादा होता है, कई बार आपने देखा होगा गाय भैंसों को फील्ड्स में जाकर खाना खाते हुए, तो वहाँ पर उनके बैक पे आपको बहुत सारी कुछ बर्ड्स देखने को मिलेगी जिसे हम कहते हैं कैटल इग्रेट्स। अभी कैटल इग्रेट्स यहाँ पर करते क्या, बेसिकली क्या होता है, देखो जब किसी खेत की बात करें या वेजिटेशन एरिया की बात करें तो वहाँ पे जब फील्ड्स में जब क्रॉप्स उगी हुई है बहुत सारी, तो वहाँ पर जो इंसेक्ट्स हैं उन क्रॉप्स के बीच बीच में छुपे हुए रहते हैं जो इग्रेट्स को दिखाई नहीं देते। इसलिए ये हमेशा क्या करती है, उन कैटल्स के आसपास ही रहती है। तब क्या होता है कि जब कैटल्स उन फील्ड्स के थ्रू मूव करेगी, तो जब कैटल्स किसी फील्ड से या वेजिटेशन एरिया से मूव करती है तो जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो वहाँ से बाहर निकलने लगते हैं उस फील्ड से, और जब वो उस फील्ड से बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे मौजूद होता है कैटल इग्रेट जो हाथों हाथ उसको फीड कर लेता है। तो फायदा किसको हुआ, कैटल इग्रेट को, लेकिन कैटल का इससे कोई फायदा नहीं होता। तो जैसा एनसीईआरटी ने लिखा है कि कैटल्स जब वेजिटेशन में मूव करती है तो इंसेक्ट्स फ्लश आउट होते हैं, वहाँ से बाहर निकलते हैं और इग्रेट्स उन इंसेक्ट्स को कैच कर लेती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम सी एनीमोन और क्लोन फिश का। जो अपना पिछला वीडियो था उसमें हम लोग ने देखा था सी एनीमोन के बारे में म्यूचुअलिज्म में। सी एनीमोन बेसिकली एक निडेरियन है और इसमें स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जो पैरालाइज करते हैं अपने प्रे को। ये जो सी एनीमोन के ऊपर आपको ये जो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं टेंटेकल्स, इन टेंटेकल्स के अंदर कई बार बहुत छोटी छोटी सी फिश होती है जिसे हम कहते हैं क्लोन फिश। ये क्लोन फिश उसके अंदर प्रेजेंट रहती है। इससे क्लोन फिश को क्या मिलता है, बेसिकली प्रोटेक्शन मिलता है। कोई इस पर फीड करने नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि सी एनीमोन में ये जो है ये सारे स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं इनके ऊपर जो प्रे को खत्म कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं काफ़ी क्लियर कर दूँ आपके लिए। देखो कमेंसलिज्म और म्यूचुअलिज्म इन दोनों में एक एक एग्जाम्पल है सी एनीमोन का, तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। जब आपसे पूछा जाए सी एनीमोन और क्लोन फिश का एग्जाम्पल, तो क्लोन फिश सी एनीमोन के साथ इसलिए रहती है ताकि क्लोन फिश को क्या हो जाए, प्रोटेक्शन मिल सके, और सी एनीमोन को उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो सी एनीमोन और क्लोन फिश का एग्जाम्पल कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है, जबकि सी एनीमोन और हर्मिट क्रैब का जो एग्जाम्पल है वो है म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। तो दोनों क्वेश्चंस नीट में आते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अच्छे से देखें कि क्लोन फिश की बात हो रही है या फिर हर्मिट क्रैब की बात हो रही है। नेक्स्ट चलता हूँ मैं, कमेंसलिज्म इतना ही था। अमेंसलिज्म पे चलते हैं हम लोग। देखिए अमेंसलिज्म एक ऐसा रिलेशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को तो नुकसान होता है और दूसरा ऑर्गेनिज्म न्यूट्रल रहता है। यानी बेसिकली फायदा किसी को नहीं है, एक को नुकसान है और एक न्यूट्रल रहता है। एग्जाम्पल देखिए अगर अमेंसलिज्म का, तो जो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो है पेनिसिलियम और बैक्टीरिया का। पेनिसिलियम आपको मालूम होगा, पेनिसिलियम एक फंगस है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक बनाती है जिसका नाम है पेनिसिलिन, और जिसे हम वंडर ड्रग भी कहते हैं। ये एक कल्चर प्लेट है आपके सामने। इस कल्चर प्लेट में देखो यहाँ पर हमने एक जगह पर पेनिसिलियम का कॉलोनी बना दिया। ये पेनिसिलियम है, और जब उस कल्चर प्लेट पे मीडियम डाल के जब हमने कुछ टाइम रखा तो बैक्टीरियल ग्रोथ होगी, क्योंकि हमने वहाँ पे क्या प्रोवाइड किया, न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया है, तो बैक्टीरियल ग्रोथ तो वहाँ पर होगी। बट जब हमने गौर किया तो हमने देखा कि पेनिसिलियम कॉलोनी के आसपास में कहीं पे भी बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो रही। बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है लेकिन पेनिसिलियम से काफ़ी दूर में। तो इन एरियाज़ में, यानी आप देखो यहाँ पर इन पर्टिकुलर यहाँ पे आपको बैक्टीरिया की ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पेनिसिलियम जो सीक्रेट कर रहा है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, वो उस बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है, इसलिए वहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो पाती। और यही रीज़न है कि पेनिसिलिन इज़ अ वेरी गुड एंटीबायोटिक। अब इससे पेनिसिलिन को ना तो कोई नुकसान है ना ही कोई फ़ायदा है। अभी भी ये रिसर्च की ही बात है, अभी भी इस बात पे रिसर्च चल रही है कि पेनिसिलिन आखिर क्यों बनाता है पेनिसिलियम। कोई ना कोई जो रीज़न है वो अभी भी उस पर ढूंढा जा रहा है। बट फिलहाल ये एग्जाम्पल हो गया एक अमेंसलिज्म का। इसके अलावा अमेंसलिज्म का जो एक और एग्जाम्पल है बढ़िया है वो है ब्लैक वॉलनट ट्री। अखरोट इज़ वॉलनट। तो ब्लैक वॉलनट ट्री होता है एक, ये ब्लैक वॉलनट ट्री का जो रूट्स है वो एक हार्मफुल केमिकल सीक्रेट करते हैं, और उस हार्मफुल केमिकल की वजह से उस ब्लैक वॉलनट ट्री के आसपास कोई दूसरी तरह का प्लांट या ट्री कभी भी ग्रो नहीं करता। तो ब्लैक वॉलनट ट्री की वजह से नुकसान हो गया दूसरे प्लांट्स का,
वो वहाँ ग्रो नहीं कर पाते, लेकिन ब्लैक वॉलनट ट्री को उससे कोई लेना देना नहीं है, ना उसको कोई बेनिफिट है, ना ही उसको कोई हार्म है उस चीज़ से। तो बहुत है अमेंसिलिज्म और कमेंसिलिज्म के इतने एग्जांपल्स, बेसिकली एनसीईआरटी के जितने एग्जांपल्स थे हमने कवर कर लिए। अब देखो पॉपुलेशन इंटरेक्शन जो टॉपिक था वो आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पे। आपसे अब ये रिक्वेस्ट है कि इन सारे वीडियोस को देखकर एनसीईआरटी बुक खोलो और एनसीईआरटी का वर्ड बाय वर्ड अच्छे से रीड आउट करके देखो कहीं कोई डाउट आपको अभी भी रहता है या नहीं रहता। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। बस इसी तरह से हार्ड वर्क स्मार्ट तरीके से करते रहिए।